नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी इंडिया। खबरों की खबर के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। बुलेटिन में सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें जो आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां बड़गाम में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने 2 प्रवासी मजदूरों को गोली मारी है। दोनों मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन इस समय वहां पर चलाया जा रहा है। तो एक के बाद एक लगातार आतंकी वारदातों की मुठभेड़ की खबरें जम्मू कश्मीर से लगातार सामने आ रही हैं। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे इस खबर पर और जानकारी देने के लिए। हम उनसे डिटेल्स जानेंगे कि आखिर कितने बजे ये हमला हुआ, जो मजदूर इस हमले का शिकार हुए हैं उनकी स्थिति कैसी है। वैसे आपको बता दें कि दोनों मजदूर जो इस हमले में जिनको गोली लगी है उन दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उन मजदूरों के बारे में जानकारी ये आ रही है कि वो दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में ये आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने 2 प्रवासी मजदूरों को गोली मारी है और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन इस समय पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। आतंकियों के खिलाफ लगातार हमारे सुरक्षा बल डटे हुए हैं। उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए अलग अलग जगह पर ऑपरेशन भी चलाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आतंकी वारदातें सामने आ रही हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम की दहशत भारत से लेकर कनाडा तक बढ़ती जा रही है। हाल ये कि भारत हो या कनाडा, जहां जहां जुर्म वहां वहां लॉरेंस का नाम सामने आ रहा है। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि लंबे समय से जेल की सलाखों के पीछे बैठा लॉरेंस बिश्नोई कैसे बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा है। तो खबरों की खबर में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। वैसे जहां तक बात लॉरेंस बिश्नोई की है तो आपको बता दें कि उसकी जो दहशत है, उसके गैंग का जो दायरा है वो लगातार फैलता जा रहा है। चाहे मुंबई हो चाहे कनाडा हो, वहां पर उसकी दस्तक दिखाई देती है, सुनाई देती है। तो आज खबरों की खबर में जो 2 बड़ी खबरें हम जिन पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं वो दोनों खबरों से जुड़े तस्वीर आपके सामने है। पहले हम बात करेंगे कनाडा में लॉरेंस की दहशत की। दरअसल हुआ ये है कि बाबा सिद्दीकी मामले की जांच अभी मुंबई में चल रही है। एपी ढिल्लों का केस आपको याद होगा, पंजाबी सिंगर जिनके घर पर फायरिंग हुई थी। उस सिलसिले में कनाडा पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, एक शख्स की उसको तलाश है। विस्तार से इसकी हम पड़ताल करेंगे और इसके अलावा हम बात करेंगे अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव की, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। वोटिंग का दिन आने वाला है और ऐसे में ट्रंप को क्यों याद आए हिंदू, इस पर भी हम आपको विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं आज खबरों की खबर में। तो इन दोनों ही खबरों को एक के बाद एक हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसकी एक एक डिटेल, एक एक बारीकी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जहां तक लॉरेंस बिश्नोई का सवाल है तो आपको बता दें, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और साथ ही हम बात करेंगे अपने कंसल्टिंग एडिटर से भी। लेकिन आपको यह भी बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी बड़ी तैयारी है एनडीटीवी इंडिया की और इस तैयारी के तहत वहां पर ग्राउंड पर हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट आपको वहां से दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात हम करेंगे लॉरेंस बिश्नोई की। लंबे समय से जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की दहशत भारत से लेकर कनाडा तक बढ़ती जा रही है। कनाडा में मशहूर पंजाबी गायक एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग के मामले में कनाडा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कनाडा पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम अभिजीत किंगरा है, जिसे ओंटारियो से गिरफ्तार किया गया है। इसी मामले में कनाडा पुलिस को एक और आरोपी विक्रम शर्मा की तलाश है। कनाडा पुलिस के मुताबिक विक्रम शर्मा फिलहाल भारत में है। कनाडा के कोलवुड में एपी ढिल्लों के घर पर 2 सितंबर को फायरिंग हुई थी। आपको बता दें कि इस समय जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एपी ढिल्लों के घर पर हुई फायरिंग की ही तस्वीरें हैं। शूटर ने घर पर 11 राउंड फायरिंग की और उनके घर पर खड़ी 2 गाड़ियों में आग भी लगा दी गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक तरफ फायरिंग हो रही है और साथ ही साथ आग की लपटें भी आपको दिखाई दे रही होंगी जो गाड़ियों में आग लगी हुई है। और इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल इसी साल 2 सितंबर को कनाडा में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर के बाहर फायरिंग हुई थी और करीब 14 राउंड फायरिंग के बाद घर के बाहर खड़ी 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। इस मामले में 2 महीने की जांच के बाद कनाडा पुलिस ने एक भारतीय अभिजीत किंगरा को गिरफ्तार किया है, जबकि एक दूसरे भारतीय विक्रम शर्मा की तलाश जारी है। कनाडा पुलिस के मुताबिक विक्रम शर्मा इस समय भारत में है और उसकी तलाश की जा रही है। एपी ढिल्लों के घर के बाहर फायरिंग के मामले में फायरिंग के तुरंत बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आया था और ये कहा गया था
कि एपी ढिल्लों ने सलमान खान के साथ एक एल्बम शूट किया है और जो सलमान का साथ देगा उसके साथ अच्छा नहीं होगा। तो इस फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। हालांकि कनाडा पुलिस ने इस मामले में अब तक लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं लिया है और एक भारतीय को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे भारतीय की तलाश जारी है। वहीं सिंगर एपी ढिल्लों को इस फायरिंग के बाद उनके घर से कनाडा पुलिस ने रेस्क्यू कराया था और इस घटना के बाद जो सिंगर एपी ढिल्लों हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि वो सलमान खान के साथ उन्होंने गाना शूट किया था और इससे ज़्यादा उनका कोई करीबी रिश्ता नहीं है। एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग, गोल्डी बराड़ और रोहित कुदारा ने ली थी। सवाल है कि एपी ढिल्लों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर क्यों आया। अब जरा इसकी पृष्ठभूमि भी आपको हम समझाते हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया, एपी ढिल्लों के सलमान खान के साथ काम करने से नाराजगी बताई गई। ओल्ड मनी गाने में साथ दिखे थे एपी ढिल्लों और सलमान खान। आपको बता दें कि 9 अगस्त को ये गाना रिलीज हुआ था। गाने में सलमान को भाई कहते नजर आए एपी ढिल्लों। इस वारदात की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एक पोस्ट भी सामने आई और उस पोस्ट में क्या लिखा था अब आपको हम ये बता रहे हैं। कनाडा में 2 जगह पर फायरिंग हुई, विक्टोरिया आइलैंड और वुडब्रिज टोरंटो। दोनों की जिम्मेदारी मैं, रोहित कुदारा, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता हूं। विक्टोरिया आइलैंड वाला घर एपी ढिल्लों का है। ये सलमान खान को गाने में लेकर बड़ी फीलिंग ले रहा है, तो घर पर आए थे। आता बाहर दिखाता एक्शन। जिस अंडरवर्ल्ड दुनिया की तुम लोग कॉपी करते हो, हम लोग हकीकत में वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं। तो इस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दरअसल ये बताने की, ये दर्शाने की, धमकाने की कोशिश की गई कि उन्हें हल्के में ना लिया जाए। सीधे तौर पर यहाँ पर एक धमकी इसके जरिए आगे बढ़ा दी गई। आपको बता दें, कनाडा में अब तक 4 बड़े मामलों में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ चुका है। इनके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सिंगर। लॉरेंस बिश्नोई का नाम न सिर्फ एपी ढिल्लों के घर के बाहर फायरिंग में सामने आ रहा है, बल्कि कई और मामलों में सामने आया है। हालांकि कनाडा पुलिस ने अब तक उसका नाम एक ही मामले में लिया है और वो है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला। 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कनाडा में एक गुरुद्वारे के बाहर हो गई थी और इस मामले में अब तक जो जांच हुई है, जांच के बाद 4 भारतीय नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं और इसी मामले में कनाडा पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम लिया है और कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ कर रही है और रॉ ने ही लॉरेंस के जरिए हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई है। और इसी मामले को लेकर भारत और कनाडा में तनाव पैदा हुआ है। भारत ने अपने 6 राजनयिक वापस बुला लिए हैं। दरअसल जो हरदीप सिंह निज्जर था वो एक खालिस्तानी आतंकवादी था और खालिस्तान टाइगर फोर्स का मुखिया था। 2 और मामले हैं, जिसमें एक मामला है पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर के बाहर फायरिंग का। ये फायरिंग जो है ये सितंबर 2023 में हुई थी और घर के बाहर कई राउंड फायरिंग हुई थी और इस फायरिंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि गिप्पी ग्रेवाल जो हैं वो सलमान खान के करीबी हैं, सलमान खान से मिलते हैं, उनके साथ में वीडियो शूट किया है और इसीलिए उन्होंने गिप्पी ग्रेवाल के घर के बाहर फायरिंग कराई है। तो एक तो मामला ये था और जो इसके बाद एक और जो मामला था जो काफ़ी सनसनीखेज था, वो था गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकवादी सुक्खा दुनिके की हत्या की। जो कनाडा में सुक्खा दुनिके की हत्या नवंबर 2023 में हुई थी, उसकी हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी और सुक्खा दुनिके को शूटरों ने जाकर उसके घर में कनाडा के में कई राउंड फायरिंग करके मारा था और इस फायरिंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि जो सुक्खा दुनिके है वो बम्बिया गैंग के लिए काम कर रहा है, वो पाकिस्तान में बैठे लोगों से बात करता है। उसने लॉरेंस के दोस्त विक्की मिदू खेड़ा और कबड्डी प्लेयर संदीप नागल की हत्या करवाई थी, इसीलिए लॉरेंस उससे बदला लेना चाह रहा था। सुक्खा दुनिके भी जो भारत में मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल था, उस पर भी 10 लाख का इनाम एनआईए ने रखा हुआ था, तो उसकी हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। हालांकि जो कनाडा पुलिस है उसने अभी तक सुक्खा दुनिके की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं लिया है।
तो लॉरेंस बिश्नोई ने कई मामलों में खुद जिम्मेदारी ली है। वहीं एक मामले में जो निज्जर की हत्या का मामला है, उसमें कनाडा पुलिस ने सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया है। तो लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कनाडा में एक तरह की दहशत है। कई मामलों में उसका नाम सामने आ रहा है, कई मामलों में वो खुद जिम्मेदारी लेता है और कुछ मामलों में कनाडा पुलिस उसका नाम सीधे तौर पर ले रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग कई साल से सलमान खान को धमका रहा है और उस धमकी के जरिए उसकी दस्तक, उसकी जो दहशत है, उसकी गूंज मुंबई में भी सुनाई देती रही। लेकिन बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद इसका दायरा कहीं ज़्यादा बड़ा हो गया है और ख़तरे को कहीं ज़्यादा सीरियसली लिया जा रहा है। और याद दिलाता है ये 90 के दशक। 90 के दशक में मुंबई के सीने पर हर रोज़ अंडरवर्ल्ड और गैंगवॉर नाम पर खून बहाया जाता था। लेकिन अब मुंबई अंडरवर्ल्ड के ज़्यादातर गिरोह ठंडे पड़ चुके हैं। दाऊद इब्राहिम ने 2003 में अपने छोटे भाई इकबाल की दुबई से भारत वापसी के बाद भारत में अपनी हरकतें बंद कर दी। अरुण गवली, छोटा राजन और अबू सलीम समेत कई डॉन अलग अलग मामलों में उम्र कैद काट रहे हैं। ऐसे में लॉरेंस गैंग ने जो दहशत फैलाई है वो कई इशारे कर रही है। आपको बताएं कि इसका एक सबसे बड़ा सवाल तो लोगों के जहन में ये है कि मुंबई में क्या नए अंडरवर्ल्ड की दस्तक सुनाई दे रही है। 90 के दशक में गैंगवॉर हत्याओं से परेशान थी मायानगरी। हर रोज गैंगवॉर या एनकाउंटर में मारे जाते थे लोग। पिछले एक दशक से शांति थी। सलमान खान को धमकी से फिर फैली दहशत। बाबा सिद्दीकी की हत्या ने हाई प्रोफाइल लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अब सवाल ये उठने लगा है, क्या मुंबई में फिर आतंक का साम्राज्य कायम होने जा रहा है? क्या अंडरवर्ल्ड का दौर मुंबई में लौटने वाला है? और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मुंबई पुलिस के पूर्व एसीपी अविनाश धर्माधिकारी जी। इसके अलावा हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे हमारे कंसल्टिंग एडिटर जितेंद्र दीक्षित भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं अविनाश जी का ही यहाँ पर रुख करना चाहूँगा। अविनाश जी, ये जो पूरी दहशत इस समय दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की, और मुंबई को लेकर तमाम तरह की चिंताएं जाहिर की जा रही हैं, कितना बड़ा खतरा इस दहशत को आप मानते हैं मुंबई के लिए? सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी के दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और डेफिनेटली ये काफी रिसेंबलिंग करता है 90 के दशक में जो गैंग वॉर हो रहा था, उससे काफी मिलता जुलता इंसिडेंट है। लेकिन जो जो उस वक्त जो स्पीड से उस एक्टिविटी चलती थी और इतने गैंग एक्टिव थे, गैंगस्टर्स एक्टिव थे, उस हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में इतना एक्टिव अभी के दशक में नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जो उस वक्त के गैंगस्टर्स के पास था। ओनली थिंग कि इसको हाई टेक्नोलॉजी की वजह से ये थोड़ा सा मुंबई पुलिस के लिए हेडेक बना हुआ है, क्योंकि ये लोग अलग 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 गैंगस्टर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग गेम के लिए। तो कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल को ट्रैक करना बहुत मुश्किल जा रहा है। साथ ही साथ मनी ट्रांजैक्शन के लिए एक क्रिप्टो करेंसी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इसके कनेक्शन है, ये तो आपको जानते ही है। उसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, जैसे कि इथरनेट का करके एक साइट है, बाद में यूएसडीटी करके है एक माध्यम है, जिसके माध्यम से ये लोग पैसे का लेन देन कर रहे हैं, जिसको ट्रैक करना मुंबई पुलिस के लिए काफी मुश्किल पड़ रहा है। तो ऐसे उसमें वो भेजने वाला और लेने वाला अनजान रह जाता है और गैंगस्टर को अपने आप पैसा मिल जाता है। तो ये जब कट करना चालू हो जाएंगे, जब इनकी रसद कम कट करेगी मुंबई पुलिस, तब जाके ये गैंग को हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मुंबई पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, वो टोटली इस गैंग के पीछे पड़े। आपने रिसेंटली देखा होगा, दिल्ली पुलिस ने भी 6-7 आरोपी पकड़े, मुंबई पुलिस ने भी 2-4 आरोपी पकड़े हुए अभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के। और इसके माध्यम से लॉरेंस बिश्नोई के मोडस ऑपरेंडी के बारे में, किस तरह से ये गैंग काम करता है, उनके सिंपथाइजर्स कौन है, स्लीपर सेल कौन है, उनको मदद करने वाले कौन है, ये काफी हद तक इनके पास जानकारी जरूर आएगी। साथ ही साथ बाबा सिद्दीकी को मारने का मोटिव भी उनको पता चला होगा। अभी ये इंटरेस्ट की बात है कि मुंबई पुलिस इसको कब रिवील करती है। जी अविनाश जी, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि मसला केवल मुंबई का नहीं है, इस देश के बाहर, सीमाओं के बाहर भी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसके गुर्गे काम कर रहे हैं, उसका गैंग काम कर रहा है। विदेशों में भी कई लोगों को निशाना बनाया गया है। एपी ढिल्लों की हम बात कर रहे थे, इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। अब समझना हम आपसे ये चाहते हैं कि एक शख्स जिसने अपने इस अंडरवर्ल्ड जीवन की शुरुआत यहाँ से की, वो कैसे इतना दायरा उसका फैलता चला गया? इसमें उसको डेफिनेटली कोई ना कोई सपोर्ट तो मिलता ही है, उसके बगैर तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है।
और जहां तक अब आपने देखा होगा 90 के दशक में भी जब दाऊद एक्टिव था तो दाऊद का आईएसआई का टोटली सपोर्ट था। अभी मेरे ख्याल से मेरी जहां तक जानकारी है उस वक्त दाऊद को तो पाकिस्तान की मिलिट्री का प्रोटेक्शन था, उसकी उनकी मिलिट्री के प्रोटेक्शन में वो रहता था, तो इतना प्रोटेक्ट आईएसआई उसको करती थी, आईएसआई उसका इस्तेमाल करती थी। तो ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहेगा उसके पीछे, लेकिन ये दायरा अभी कुछ दिनों के बाद मेरे ख्याल से नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो मर्डर मुंबई में उसने किया है उसके बाद मुंबई पुलिस और अपनी इंडिया की पुलिस, पूरी पुलिस उसके पीछे पड़ेगी और ये गैंग का जितना जल्दी हो सकता है उतना खात्मा करने की जरूर कोशिश किया जाएगी। ओनली थिंग इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है कि नेशनल और इंटरनेशनल कनेक्शन होने की वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा है। कनाडा में ये तो एक्टिव है, कनाडा में इसका बेस भी है, काफी अच्छे शूटर्स वहां पे उसके पास है, ये आपने देखा है 3-4 केसेस में वो इन्वॉल्व हो चुका है कनाडा में, तो उसकी वजह से तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है मुंबई पुलिस के लिए। लेकिन जहां तक मुंबई को कंट्रोल करना है आई थिंक वो तो हो जाएगा। इसके बाद वो काफी डिफिकल्ट है उसका यहाँ पे ऑपरेशन करना, क्योंकि यहाँ के उसके सिंपथाइजर्स को अभी तक मुंबई पुलिस ने जरूर आइडेंटिफाई किया होगा। और मुंबई को ये लोग इसीलिए टारगेट करते हैं क्योंकि बॉलीवुड है मुंबई में, और बॉलीवुड में अगर एक भी इंसिडेंट करते हैं तो उसका रिपरकेशन और रिएक्शन ऑल ओवर वर्ल्ड आ जाता है। जैसे किसी बिजनेसमैन और बिल्डर अगर मर्डर करते हैं तो उसका रिएक्शन इतना नहीं आता है जितना बॉलीवुड में अगर कुछ करते हैं। इन्होंने सलमान खान को पहले से टारगेट करके रखा है। अविनाश जी आऊंगा मैं आपके पास, मैं जितेंद्र का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। जितेंद्र, जैसे कि अविनाश जी बता रहे हैं कि अगर बॉलीवुड को टारगेट किया जाता है तो उसका मैसेज कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा व्यापक होगा, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। जब से सलमान को लेकर ये लॉरेंस बिश्नोई की धमकियां सामने आई हैं, बाबर सिद्दीकी का मर्डर हुआ है, बॉलीवुड में इसे लेकर क्या माहौल है, वहां पर लोग क्या सोच रहे हैं, क्या उनके जहन में डर कहीं दिखता है? जी अच्छा आनंद, जहां तक आपने जो सवाल किया है तो मैं 90 के दौर का जिक्र करना चाहूंगा। और देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक कि 90 के दशक में क्या होता था कि अगर अंडरवर्ल्ड अपने किसी टारगेट को खत्म करना चाहता था और अगर उस तक नहीं पहुंच पाता था तो फिर अंडरवर्ल्ड के लोग क्या करते थे कि उस टारगेट के इर्द गिर्द के लोगों को खत्म कर देते थे, किसी नाते रिश्तेदार को मार देते थे या अपने टारगेट के किसी करीबी आदमी को मार देते थे। इसकी कई सारी मिसालें हैं, जैसे कि अरुण गवली को दाऊद इब्राहिम को मारना था, तो जब वो दाऊद इब्राहिम को नहीं मार सका तो फिर उनके बहनोई को मार दिया, हसीना पारकर के पति को मार दिया, दाऊद के बहन के पति को मार दिया। उसी तरह से पठान गैंग जब दाऊद को मारना चाहती थी, जब दाऊद को नहीं मार सकी तो दाऊद के भाई साबिर को मार दिया, और ऐसी कई सारी मिसालें हैं। तो इस मामले में भी एक थ्योरी यह है कि सलमान खान के चूंकि करीबी थे बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की सुरक्षा का घेरा पुलिस ने काफी कड़ा कर दिया था, ऐसे में जब सलमान खान तक वो नहीं पहुंच पाए तो उनके करीबी लोगों को मारना शुरू किया, बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी। अब देखिए, कनाडा में ये बोलकर जो है जिम्मेदारी ली है कि इस सिंगर ने सलमान खान के साथ में गाना गाया था, इसके लिए उसके घर पर फायरिंग की गई। तो कुल मिलाकर ये वही टैक्टिक्स अपना रहे हैं जो कि 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड अपनाता था। दूसरी अहम बात यहां पर यह है कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में बीते लगभग 1.5 दशकों से एक वैक्यूम था। जून 2011 में जो आखिरी बड़ी वारदात हुई थी, पत्रकार जेडे की हत्या की गई थी, उसके बाद से लेकर अब तक मुंबई शहर में कोई बड़ी वारदात नहीं हुई। सारे बड़े गैंग जो अंडरवर्ल्ड डॉन्स थे, गैंग लीडर, वो जेल में है। दाऊद इब्राहिम वो 2002 के बाद में न्यूट्रलाइज हो चुका है, उसका गिरोह एक्टिव नहीं है। छोटा राजन उम्र कैद की सजा काट रहा है, अरुण गवली उम्र कैद की सजा काट रहा है, अबू सलेम वो भी जेल में है, अश्विन नायक ने मुंबई अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया है, वो बिल्डर बन गया है। तो इस वैक्यूम का ये हो सकता है कि फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग, और इसलिए एक फियर मॉन्जरिंग, जैसे कि अंडरवर्ल्ड का फॉर्मूला रहा है कि 1-2 लोगों की हत्या करो और उससे जो डर पैदा होता है उसको भुनाओ, फिर उससे एक्सटॉर्शन का काम शुरू कर दो, तो वो काम भी किया जा सकता है। तो ये दो बातें मुझे लगता है कि हो सकती हैं। लेकिन अभी मुंबई में सिर्फ 2 बड़ी वारदातें की है लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने, एक सलमान के घर पर फायरिंग और दूसरी बाबा सिद्दीकी की हत्या। जैसा अविनाश जी कह रहे हैं कि अगर इस हत्याकांड के बाद मुंबई पुलिस जो है अपने आप को चुस्त कर लेती है और आगे जो स्लीपर सेल्स हैं उनकी धरपकड़ कर लेती है, उनको एक्सपोज कर लेती है, तो हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग मुंबई में अपने पैर ज्यादा ना पसार सके। लेकिन अगर 1-2 वारदातें और हो जाती है मुंबई में, फिर तो हमें यह मानना पड़ेगा कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग मुंबई में भी सक्रिय हो चुका है और फिर यहां से वो एक्सटॉर्शन का काम भी शुरू कर सकता है। जी जितेंद्र, आपने सुना अविनाश जी ने जिक्र किया कि उसके जो अलग अलग किस्म के अपने गैंग में उसने लोग शामिल कर रखे हैं, स्लीपर सेल का भी उन्होंने जिक्र किया।
तो ऐसे में ये चुनौती कितनी बड़ी हो जाती है मुंबई पुलिस के लिए, और इसको ट्रैक करने के लिए मुंबई पुलिस अपने स्तर पर क्या कर रही है, कैसे इन पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है? देखिए, मुंबई पुलिस के सामने चुनौती यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के काम करने का तरीका मुंबई अंडरवर्ल्ड गैंग के गिरोह जो जिस तरह से काम करते थे उनसे अलग है। मुंबई अंडरवर्ल्ड में जिन लड़कों का इस्तेमाल किया जाता था बतौर शूटर, वो मूल से मुंबई के होते थे, आमतौर मुंबई के होते थे, मिल मजदूरों के लड़के होते थे, कई बार यहाँ की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग होते थे, और उनका एक बैकग्राउंड होता था, उनकी एक हिस्ट्री शीट होती थी, उनके बारे में पता रहता था पुलिस के बारे में। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गिरोह क्या कर रहा है कि ये फ्रेशर्स को आमतौर पर जिनके खिलाफ या तो छोटे मोटे मामले दर्ज हैं या कोई मामला दर्ज नहीं है, ऐसे लोगों को उठा रहा है। ये एक बात है। दूसरी चुनौती यह है सर्वेलेंस की। मेरे कुछ मुंबई पुलिस की जांच टीम के अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि जब ये हरियाणा गए, राजस्थान गए, उत्तर प्रदेश गए, तो उनको बड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस हुआ। उनको ये पता चला कि इनके जो काउंटर पार्ट है, मतलब हरियाणा की पुलिस या दिल्ली की पुलिस, वो मुंबई पुलिस से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है इन टर्म्स ऑफ सर्वेलेंस, इन टर्म्स ऑफ इंटरसेप्शन ऑफ कॉल्स, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। कहने को तो मुंबई एक आधुनिक शहर है, लेकिन मुंबई पुलिस जो है पिछड़ती हुई नजर आ रही है। टेक्नोलॉजी के मामले में मुंबई पुलिस को मैच करना है। एक अहम कारण इसके पीछे यह है कि अब से 2-2.5 साल पहले एक फोन टैपिंग का मामला मुंबई में आया था, जिसमें कि मौजूदा जो डीजीपी है रश्मि शुक्ला, वो भी घिर गई थी उस पूरे मामले से। और उसके बाद जिस तरह से फोन टैपिंग या इंटरसेप्शन का इस्तेमाल मुंबई पुलिस कर रही थी, वो सारा कुछ बंद हो गया। अब ये पूरी प्रक्रिया फॉलो करने में काफी समय चले जाता है। फोन टैपिंग वगैरह हो या इंटरसेप्शन हो, तो मुंबई पुलिस बड़े फूंक फूंक कर कदम रखती है। जी, आता हूं जितेंद्र आपके पास। मैं अविनाश जी का रुख करना चाहूँगा। अविनाश जी के बारे में अपने दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि जिस दौर में मुंबई में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था, गैंगवॉर होते थे, गोलियां चलती थी, उस दौर में अविनाश जी मोर्चे पर तैनात थे और इन गैंगस्टर्स से सामने से उन्होंने लोहा लिया है, तो ये बेहतर तरीके से बता पाएंगे चीज़ों के बारे में। मैं अविनाश जी आपसे समझना चाहता हूँ कि ये लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है, एक तरफ ये इंडिया में धमका रहा है लोगों को, वारदातों को अंजाम दे रहा है, दिल्ली से लेकर मुंबई तक इसकी दहशत दिखाई दे रही है, और दूसरी तरफ इसका सेटअप कनाडा जैसे देश में भी है, यानी कि इंटरनेशनल सेटअप भी इसका है। तो ऐसे में कितना मुश्किल पुलिस के लिए हो जाता है एक ऐसे गैंग पर काबू पाना जो देश में भी सक्रिय है और जिसके तार विदेश तक जा रहे हैं? इसमें एक अहम फर्क मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अभी तक शायद किसी ने नोटिस नहीं किया। 90 के दशक में जितने भी गैंगस्टर्स थे, वो पैसे के लिए काम करते थे, उनकी कोई लॉयल्टी नहीं। हमने ऐसे भी कई गैंगस्टर्स देखे, कभी वो दाऊद के लिए काम करते थे, कभी छोटराजन के लिए काम करते थे, कभी मतलब वो उनका पैसा जिधर मिलेगा उधर जाने के उनके। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसके जो शूटर्स थे वो थोड़े से लॉयल है उसको, एंड ओनली मनी इज नॉट देयर कंसर्न, किसी और वजह से उससे जुड़े हुए, और उसकी वजह से ऐसे शूटर्स जरा ज्यादा खतरनाक होते थे जो थोड़ा सा मोटिवेटेड है। ऐसे आदमी को, क्योंकि वो अपनी जान पे खेलने के लिए तैयार हो जाता है, और अच्छे घर के छोकरे इसमें इन्वॉल्व है। थोड़ा सा एजुकेशनल लेवल भी थोड़ा सा, जो हमारे उस टाइम के गैंगस्टर्स थे उससे ये थोड़ा फर्क है। ये सब एस्पेक्ट्स है जो नए जमाने में नए एस्पेक्ट्स आए हुए, लेकिन इसका इंटरनेशनल कनेक्शन होने की वजह से थोड़ा सा मुंबई पुलिस के लिए डिफिकल्ट है ये इसको ट्रैक डाउन करना या उसको पूरा टोटली खत्म करना। लेकिन जहां तक मुंबई में वो गैंगवॉर वापस आने का चांसेस बहुत कम लग रहा है। हाँ, जैसा जितेंद्र जी बोल रहे थे कि मुंबई पुलिस को काफी रिस्ट्रिक्शंस है, जितने फ्री हैंड यूपी पुलिस या बाकी राज्यों की है उतनी नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में काफी लोग अलर्ट है, सोशल मीडिया एक्टिव है, अपने पास जनता को मालूम है उनके अधिकार, तो इमीडिएटली हाईकोर्ट में अप्रोच होना, काफी पुलिस वाले जेल के अंदर भी है अभी। तो ये सब एस्पेक्ट को देखते हुए मुंबई पुलिस भी फूक फूक के कदम रखती है अगर कोई स्ट्रांग एक्शन लेना है, चाहे सीनियर ऑफिसर हो या जूनियर ऑफिसर हो। तो ये थोड़ा एस्पेक्ट है जो इस लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को कंट्रोल करने में दिक्कत पैदा कर रहा है। लेकिन आस्ते आस्ते अगर खुदा ना खास्ता इसने अगर वापस कोई जरूरत की मुंबई में, तो उस वक्त मेरे ख्याल से काफी फ्री हैंड मिल जाएगा मुंबई पुलिस को, और ये गैंग को खत्म करना ज्यादा मुश्किल मुझे नहीं लगता है। हाँ, तक पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन मुंबई में इसको जरूर कंट्रोल हो सकता है। जी, अब सवाल ये उठता है कि सलमान के करीबी होने के नाते उसने एपी ढिल्लों पर वहाँ पर फायरिंग करवा दी, उसके घर पर गाड़ियों में आग लगा दी, 11 राउंड फायरिंग हो गई, पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इस हमले से, ऐसे हमलों से वो अचीव क्या करना चाहता है, उसका टारगेट क्या है? ये फियर साइकी है। जब तक ये डर का माहौल पैदा नहीं करेगा, तब तक इसको, जहां तक मेरी जानकारी है,
अब ये जो मर्डर उसने किया अभी बम्बई में बाबा सिद्दीकी जी का, उसके बाद काफी लोगों को बम्बई में फोन आए हुए हैं। तो ये वो चाहे तो उसकी तरफ से आए हुए या किसी और की तरफ से, उसके नाम लेके भी कभी कभी गलत आदमी, दूसरा आदमी उसका नाम इस्तेमाल करके फोन करते हैं। तो एक्सटॉर्शन करना और पैसा ऐंठने के लिए ये एक अच्छा माहौल बन जाता है ये ऐसा इंसिडेंट के बाद। तो ये जो फायरिंग करवाने का जो बात आप बोल रहे हैं उसका रीजन ही वही है। तो वो फायरिंग करवाने के बाद इमीडिएटली वो पैसा देना या फिर फिरौती देना ये सब चालू हो जाता है। और जहां तक इस गैंग का सुना है, जहां तक काफी करोड़ों में फिरौती मांग हो जाती है, जी। क्योंकि इनकी डर भी काफी ज्यादा है लोगों का। भी बम्बई में तो इतना बड़ा मर्डर करने के बाद सलमान खान को टारगेट करने की वजह से जनता के दिलों में बोल नहीं सकते, लेकिन मुंह पे तो इन चीज के नाम आया है। लॉरेंस बिश्नोई किसी को मालूम नहीं था नाम, आज घर घर में वो नाम पहुंचा है। तो ये इफेक्ट तो करता है, बिजनेसमैन के ऊपर करता है। वो बोलता है थोड़े पैसे देंगे तो अच्छा रहेगा, एटलीस्ट शांति और सुकून तो रहेगा। तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है। जी। जितेंद्र, आपके पास आना चाहूँगा। आपने भी मुंबई में जो क्राइम रहा है उसको बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से उसको कवर भी आपने किया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आदेश बाहर से आता है, सीमा पार से आता है, एग्जीक्यूट यहाँ पर किया जाता है। ये जो मॉडस ऑपरेंडी है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की, जो हाल की कुछ घटनाओं में देखने को मिल रही है, इसके पीछे क्या सोच नजर आती है? देखिए, इसके पीछे ये कोई पहली बार नहीं है कि अगर कोई सीमा पार से गैंग को ऑपरेट कर रहा है भारत में। लॉरेंस बिश्नोई का जहां तक सवाल है, बिश्नोई के बारे में तो ये बताया जाता है कि वो तो साबरमती जेल से बैठकर अपने गिरोह को ऑपरेट कर रहा है। लेकिन जो क्रॉस बॉर्डर ये गैंग एक्टिविटीज है, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का ऑपरेशन जो है, ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। अगर मैं मुंबई की ही बात करूं तो छोटा राजन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में रहता था, कभी मलेशिया में, कभी थाईलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, वहां से रहकर वो ऑपरेट करता था, मुंबई में अपने गिरोह को चलाता था। दाऊद इब्राहिम का गिरोह जो है वो पाकिस्तान से रहकर ऑपरेट करता था। इसी तरह से अगर बी लिस्टर गैंगस्टर्स की मैं बात करूं, रवि पुजारी की बात करूं, तो रवि पुजारी जो है अफ्रीका में रहकर अपने गिरोह को चलाता था। तो देखिए, ये जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिस तरह से डेवलप हुई है, उसके मद्देनजर अब जो है ये गिरोह भी उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं अपने संपर्कों के साथ में बातचीत करने के लिए। अगर कोई संदेश पहुंचाना है, हथियारों का लेन देन करना है, पैसा पहुंचाना है या किसी को धमकी देनी है, तो उसके लिए जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में जो सारे कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, उसका ये गिरोह भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, अगर आप ये मुझसे पूछें कि कोई गैंगस्टर जेल में रहकर किस तरह से अपने गैंग को ऑपरेट कर सकता है, लॉरेंस बिश्नोई तो 2014 से जेल में है। तो यहां पर भी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मुंबई के दो बड़े गैंगस्टर ऐसे रहे हैं जो कि जेल के भीतर रहते हुए भी उन्होंने अपने गिरोह को चलाया है। और गिरोह उनका, वो जेल में रहते थे और उनके जो फुट सोल्जर्स हैं वो बाहर किलिंग्स को अंजाम देते थे। दो मिसालें हैं। अरुण गौली, उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त जो है जेल की सलाखों के पीछे बिताया है, लेकिन जेल में रहते हुए भी वो बाहर शूटआउट को अंजाम देता था। उसके गैंगस्टर्स बाहर लोगों को मारते थे, जबरन वसूली के लिए फोन जाते थे, जिसको उत्तर भारत में रंगदारी कहते हैं, तो रंगदारी के फोन कॉल्स जाते थे। दूसरा एग्जाम्पल है अश्विन नायक गिरोह का। अश्विन नायक भी जेल में रहता था, ज्यादातर वक्त उसका जेल में बीता, लेकिन उसके गिरोह के लोग बाहर शूटआउट को अंजाम देते थे। तो ये सारा कुछ ऐसे होता था कि जेल के भीतर ये तमाम जो गैंगस्टर्स हैं, ये भ्रष्टाचार के आधार पर एक नेटवर्क तैयार कर लेते थे अपना, जिसमें कि नीचे से लेके ऊपर तक ये वहां के जेल कर्मचारियों को, अधिकारियों को खरीद लेते थे और फिर जेल इनके लिए जेल नहीं होती थी। हो सकता है कि ऐसा ही कुछ लॉरेंस बिश्नोई के मामले में भी हो, जिसकी वजह से वो जेल के भीतर बैठकर अपना गिरोह चलाता है। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है, ये सिर्फ हमारा आकलन हो सकता है कि ये हमारा आरोप हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई इस तरह से करता होगा। अब कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल जो है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है, कनाडा से खास करके इस तरह के आरोप लग रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि क्या लॉरेंस बिश्नोई को हमारी एजेंसियां एक एसेट के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं हमारे देश के दुश्मनों को खत्म करने के लिए, या जो लोग अलगाववाद की बात करते हैं उनको खत्म करने के लिए क्या लॉरेंस बिश्नोई एक एसेट है? मैं ये बात नहीं कहता हूं, लेकिन मैं साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि अगर हम भूतकाल में जाएं तो तमाम देशों की खुफिया एजेंसियों ने अपने दुश्मन देशों में मौजूद अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए वहां के गैंगस्टरों का इस्तेमाल किया है।
CIA ने आपको याद होगा कि क्यूबा में इस्तेमाल किया था फिडेल कैस्ट्रो के खिलाफ। इसी तरह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने दाऊद इब्राहिम का इस्तेमाल किया भारत में अपनी एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए। हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारी एजेंसीज ने छोटा राजन का इस्तेमाल किया ISI के दुर्गों को नेपाल में खत्म करने के लिए या फिर दाऊद गिरोह के दुर्गों को खत्म करने के लिए। तो ये सरकारें इस तरह से करते आई हैं, लेकिन क्या लॉरेंस बिश्नोई के मामले में भी ऐसा ही कुछ है? इस बात के बारे में हम फिलहाल टिप्पणी नहीं कर सकते। सीधे हम अविनाश का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। अविनाश जी, जो मुंबई की वारदातें हैं उसमें एक चीज़ कॉमन फैक्टर नज़र आता है कि उसमें जिन लोगों का इस्तेमाल किया गया उन लोगों की पृष्ठभूमि को अगर खंगाला जाए तो उनका कोई क्राइम हिस्ट्री वैसी नहीं मिली। वो एकदम आए, अचानक सीन में आए, अचानक वारदात को अंजाम दिया गया और वो वहाँ से पकड़े गए। उसके बाद उनका जब देखा गया तो कुछ ऐसा नहीं मिला। तो ये जो तरीका है क्राइम को अंजाम देने का, इसके पीछे क्या आपको लगता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या इसके और ऐसे लोगों को टैकल करना, हैंडल करना पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है जिनके कोई क्लू, जिनका कोई थ्रेड ना मिल पाए? उसके दो एंगल है। पहला एंगल एक है कि जो विक्टिम है वो कितना बड़ा है, उसको रियलाइज नहीं होता है। जो पहली टाइम क्राइम कर रहा है उसको सिर्फ फोटो दिया जाता है या कोई आदमी आके बोलता है कि फलाना फला आदमी की समय जब वो आदमी को दिखाऊंगा उसके ऊपर गोली चलाना है। तो उसका प्रोफाइल क्या है, वो आदमी की अहमियत क्या है, उसको फायरर को मालूम नहीं रहती। उसी तरह से ये जो नए जब गैंगस्टर्स आ जाते हैं उनको वो क्या कर रहे हैं उसका एहसास नहीं होता। मुझे 90 के दशक में याद है ऐसे गैंगस्टर्स थे जिन्होंने 19-19, 20-20 मर्डर किए। तो उस वक्त हम लोग उनका डोजर बनाते थे। डोजर बना के फिर टॉप 10 का लिस्ट निकलता था उस वक्त कि ये टॉप 10 गैंगस्टर्स है। और उस वक्त ये एक अंडरस्टैंडिंग था कि जो टॉप 10 में आ गया उसका आज ना कल तो मरना तय था, शायद वो पुलिस की गोली से या फिर अपोजिट गैंगस्टर। तो इस तरह से उस वक्त चलता था। लेकिन अभी ये नए छोकरे उन्होंने लिए हुए, उनके पास छोकरे भी बहुत ज्यादा पैमाने पे है, थोड़े से मोटिवेट वर्ड बराबर नहीं, थोड़े से उनके साथ जुड़े हुए, दिल से जुड़े हुए। तो इसकी वजह से ये गैंगस्टर्स थोड़ा सा डेंजरस है जो 90 के दशक के गैंगस्टर्स थे उनसे। हालांकि ऐसा होने के बावजूद भी बंबई पुलिस के पास अभी जो 3-4 आरोपी मिले हुए उसके पास से ये गैंग का मैं बोलता हूँ काफी इंफॉर्मेशन आया होगा। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के पास भी 6-7 गैंगस्टर्स हैं मेरे ख्याल से इसी गैंग के कनाडा में पकड़े गए। तो ये तीनों कड़ियों को मिला के एक गैंग का मोडस ऑपरेंडी किस तरह से काम करता है इसका काफी नॉलेज पुलिस के पास उपलब्ध रहेगा। और आप देखेंगे नजदीक कुछ ही दिनों में इसमें काफी पैमाने पे एक्शन हो जाएगा। रवि पुजारी की गैंग के बारे में मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ। रवि पुजारी गैंग के जितने भी फाइनेंसर थे, फाइनेंशियल उसको मदद करने वाले थे, उनके ऊपर जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने काम किया, उनको जब अरेस्ट किया, मौका लगाया, उसके वजह से रवि पुजारी का गैंग पूरा क्रिपल हो गया था। अब बाद में ऐसा पोजीशन आया कि उसके पास कोई गैंगस्टर ही बचा नहीं था। इतना उतनी उसकी बेकार पोजीशन आ गई क्योंकि जब पैसा नहीं तो गैंगस्टर आते नहीं है। इस बिश्नोई गैंग में थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ा सा पैसे का एंगल कम लग रहा है, थोड़ा सा दूसरे एंगल से ये लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी हमसे बातचीत करने के लिए। जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए NDTV इंडिया। और बात अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की। चुनाव में अब एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। 5 नवंबर को मतदान होगा और मुकाबला कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप के बीच है। अमेरिका में अब तक जो चुनावी सर्वे आए हैं उनके मुताबिक दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दांव खेल दिया है। ट्रंप का ये दांव खुद को हिंदू हितों के रक्षक के तौर पर प्रोजेक्ट करने का है। साफ तौर पर ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी समुदाय को लुभाने की कोशिश की है। डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली के मौके पर कहा है कि बांग्लादेश में भीड़ हिंदुओं पर हमले और लूटपाट कर रही है। बांग्लादेश में अराजकता की स्थिति है। मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं होता। कमला बाइडेन ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हिंदुओं की अनदेखी की। मैं कट्टरपंथी वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदुओं की रक्षा करूंगा। हम हिंदुओं की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। भारत और मेरे अच्छे दोस्त पीएम मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को और मजबूत करेंगे। अमेरिका में इस वक्त दिवाली का जश्न मनाया जा रहा है। हमारी सहयोगी गौरी द्विवेदी ने भी वहां पर मौजूद हैं। उन्होंने न्यू जर्सी के एक मंदिर में भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों से बात की, साथ ही अमेरिका चुनाव को लेकर भी उनकी राय जानी।
अमेरिका के न्यू जर्सी से गौरी द्विवेदी की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में दीपावली किस तरह से मनाई जा रही है, किन रिचुअल्स को फॉलो किया जा रहा है और कौन सी ऐसी प्रथाएं हैं जिनको आगे बढ़ाया जा रहा है, इन सब पे चर्चा करने के लिए मैं न्यू जर्सी के सबसे बड़े मंदिर यहाँ पर हूँ, स्वामीनारायण मंदिर में। ये 148 या 150 एकड़ में फैला हुआ है और मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो दीपावली की शुभकामनाओं के साथ साथ ये भी बताएंगे एनडीटीवी इंडिया को कि कैसे वो यहाँ पर दीपावली मनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पहली चीज़ मैं आप लोगों को शुभ दीपावली बोलूँगी और आप लोगों से पूछूंगी ये कि कैसा लग रहा है, यहाँ पे इतना भव्य सुंदर मंदिर है जिसमें इतने बड़े तौर पर दीपावली मनाया जा रहा है और किस तरह से आपको कैसा लग रहा है, आपसे शुरू करें। हमारे लिए ये सेवा उत्सव और संगम का त्रिवेणी संगम है। प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ जो इतना भव्य और दिव्य मंदिर बना है, तो हमारे लिए खाली उत्सव नहीं है, हमारे यहाँ सेवा का भी उत्सव है हमारे साथ और हमें पूजन का भी यहाँ लाभ मिल रहा है। हजारों भारतवासी यहाँ आते हैं, सबसे पहले हमें उसे सेवा का लाभ मिलता है। मेरा पूरा परिवार यहाँ सेवा में लगा हुआ है और हमारे सब वॉलंटियर भाई भी उसमें लगे हुए हैं, तो हम सेवा भी करते हैं, उत्सव भी मनाते हैं और पूजन भी करते हैं। जी, एक मैं और आप लोगों से बात पूछना चाहूँगी कि हम बात कर रहे हैं ऐसे समय पर जब अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही दिनों की बात है, अर्ली वोटिंग तो पहले ही हो चुकी है और इस बार ही बोला जा रहा है कि जो भारतीय अमेरिकन समूह है उसकी बहुत ज़्यादा उसे जैसे कहते हैं दोनों तरफ से लोग उनको बोल रहे हैं, उनको वू कर रहे हैं। इसमें क्या मानना है इंडियन अमेरिकन भारतीय अमेरिकन समूह का कि उनके जो मुद्दे हैं, उनके जो चैलेंजेस हैं, उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनको किस तरह से अमेरिकन पॉलिटिक्स में आगे लाया जा रहा है? मैं आपसे पूछती हूँ ये दर्शन जी। मुझे हिंदी नहीं आता बट वो इश्यूज इंडिया, यूएसए, हिंदूज, साउथ एशियन कम्युनिटी, वो इश्यूज are always the same. And with the elections, whichever candidate it is, the issues important to us are not only just for Hindutva, but it is also for the betterment of all. And so of course, the elections are extremely important for us here in US, as well as our connection to Bharat as well. But for us, we want to demonstrate that we have a cultural heritage, and that is also an important part of the platform. आपने इतना प्रयास किया है इसमें हिंदी बोलने की, यही बहुत अच्छी बात है। एक लेकिन मैं आपसे फिर ये भी पूछना चाहूँगी कि अभी हम बात कर रहे हैं, करीब आधे घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बोली है, क्योंकि उन्होंने पहली बारी शायद किसी एक पूर्व राष्ट्रपति ने, एक राष्ट्रपति उम्मीदवार ने हिंदुओं को एड्रेस करते हुए बोला है, उनकी पीड़ा के बारे में बोला, जैसे बांग्लादेशी हिंदुओं की पीड़ा के बारे में बोला है और कहा कि अगर मैं होता तो ऐसा नहीं होता। मैं पूछना ये चाहूँगी कि क्या इस चुनाव में इंडियन अमेरिकन की कम्युनिटी को, उनकी आइडेंटिटी को भी एक सब हिंदू आइडेंटिटी के तौर पे देखा जा रहा है? आप ही से मैं फॉलो अप क्वेश्चन करती हूँ, फिर बाकी लोगों को और लेके आती हूँ। आप बोलिए, इंग्लिश में बोलिए। Sure. And it's a वो ट्वीट है ना, it's a very important message. It shows that from one person there is a strong opinion for an issue that matters for us. So for us as a community, it's very meaningful to hear that issues that are so personal to us, both here and in India, for them to be shared in public. Okay, yes. आखिरी प्रश्न में आप लोगों से मैं इनफैक्ट यंग वोटर को भी लेके आना चाहूँगी, वो ये कि बहुत बारी मैंने सुना, पिछले 2 दिन में एक चीज़ बार बार सुनी कि भारतीय अमेरिकन्स जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है अमेरिकी सोसाइटी का, बट अमेरिकी पॉलिटिक्स का वो शायद इसलिए इतना महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है क्योंकि वो वोट नहीं करते। एकजुट भले ही हों बट इतना तादाद में वो वोट नहीं करते, और अगर आप वोट नहीं करेंगे तो आप किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में चाह के भी इतने महत्वपूर्ण रोल नहीं प्ले कर पाएंगे। यंग वोटर के तौर पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कितना ज़रूरी है आगे बढ़ के वोट करना ताकि कम्युनिटी के जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करा जा सके? I'll talk in English if that's जी, कोशिश कीजिए थोड़ी हिंदी में, पर बाकी ठीक है।
voting is important. It's your vote matters, whether which side you vote for, but it counts. It's your right as a human being to choose what issues are important to you, और वो issues पे आप select करते हैं ना कि वो आगे कौन आएगा, कौन हमारे issues को देखता है नहीं देखता है. So it's important to get out and make sure your voice is heard for not just yourself but your future generations and what's to come next. बहुत अच्छा लगता है जब यंग लोग अगली पीढ़ी के बारे में बात करते हैं। एक आखिरी प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस से काफ़ी क्लोज चुनाव है। अभी इस वक्त बताना मुश्किल है कि आगे कौन चल रहा है। उनकी नीतियों के बारे में भी बहुत चर्चा हो रही है। आप सब लोगों को शायद उन नीतियों के बारे में मुझसे भी बेहतर पता होगा। आपको क्या लगता है कि भारतीय अमेरिकन समूह के बारे में कौन ज़्यादा समझता है और कौन जो इश्यूज़ हैं उनको बेहतर हैंडल करने में सक्षम है? कौन लेना चाहेगा ये प्रश्न? मुझे लगता है सबसे ज़रूरी प्रश्न है। आप लेना चाहेंगे? जी। लोकतंत्र में मतदाता सर्वोपरि होता है। जी। तो अमेरिका के पूरे मतदाता मिलकर जो भी जिसको भी ले आएंगे, हम ये आशा करते हैं कि हमारे जो प्रश्न है उसको समझे और उसको एड्रेस करें। आपको तो स्वयं एक नेता होना चाहिए था। इतनी आपने पॉलिटिकली करेक्ट बात करी, बट आप लोगों का एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सब लोगों ने सुना कि ये सारे इंडियन अमेरिकन्स हैं, उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि किस तरह से यहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है और उसके अलावा भारतीय होने के साथ साथ अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में किस तरह से भारतीय अमेरिकन समूह आगे बढ़ रहा है, उनके इश्यूज एड्रेस किए जा रहे हैं। इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। न्यू जर्सी में एनडीटीवी इंडिया के लिए गौरी द्विवेदी। अमेरिका में इस वक्त ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर है। कोई भी ये दावा करने की स्थिति में नहीं है कि कौन ये चुनाव जीत रहा है। न्यूयॉर्क में क्या माहौल है, क्या चुनावी मुद्दे हैं, बता रही हैं गौरी द्विवेदी। मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ फिफ्थ एवेन्यू की सड़क पर। ये वो सड़क है जहाँ पर दुनिया की सबसे महंगी ब्रांड यहाँ पर अपना शोरूम रखती हैं, चाहे वो लुई विटॉन हो, गुची हो, प्राडा हो, और यहीं पर इसी सड़क पर आपको ट्रंप टावर भी मिलेगा। यहाँ पर है वो ट्रंप टावर जो डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ने बनाया है और ये उसका हेडक्वार्टर है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो सबसे ज़्यादा अमीर राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के और अभी तक के सबसे अमीर उम्मीदवार भी हैं। तो और ये ट्रंप टावर जो है उन्हीं की कंपनी का है और हम यहाँ पर न्यूयॉर्क में खड़े हैं बताने के लिए अपने दर्शकों को एनडीटीवी इंडिया के कि राष्ट्रपति चुनाव जो अमेरिका में हो रहा है, इस वक्त जो कांटे की टक्कर है उसमें कौन आगे है। बहरहाल न्यूयॉर्क में मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, ये ब्लू स्टेट है, यानी कि डेमोक्रेट स्टेट है। यहाँ पे डेमोक्रेट्स ही जीतते आए हैं और अब की बार भी जो डेमोक्रेट के जो कैंडिडेट्स हैं, याद रखिए यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहे हैं राष्ट्रपति के अलावा जो कांग्रेस में भी और सेनेट में भी चुनाव हो रहे हैं, तो वो सारे जो उम्मीदवार हैं वो डेमोक्रेट पार्टी से ही जीतेंगे। तो न्यूयॉर्क का तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेट पार्टी जीतेगी, बट क्या देश में कौन जीतेगा ये कहना पॉसिबल है भी? अभी ये संभव नहीं है, इतनी ज़्यादा कांटे की टक्कर है। जो इश्यूज़ हैं, जो मुद्दे हैं, वो ले दे के वही 3-4 मुद्दे हैं जिस पे चुनाव लड़ा जा रहा है। एक है उसमें इलीगल इमिग्रेशन। पिछले 4 सालों में 1 करोड़ इलीगल इमिग्रेशन हो चुका है इस देश में। और वो क्यों कमला हैरिस के लिए सिरदर्द है? क्योंकि कमला हैरिस जो अभी उपराष्ट्रपति हैं, ये इमिग्रेशन का सारा भार बाइडेन ने उनको दिया था अपने कार्यकाल में। तो इस वजह से ये 1 करोड़ की संख्या जो है वो इनके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। उसके अलावा जो 2-3 और बड़े मुद्दे हैं उसमें से एक है इकोनॉमी, यानी कि कितनी महंगाई हो गई है इस वक्त और एक आम नागरिक के लिए अपना घर चलाना कितना महंगा हो गया है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आखिरी बड़ा मुद्दा जिस पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है वो है कि अर्थव्यवस्था जो है उसको लेके हैरिस की और ट्रंप की क्या नीतियां रहेंगी। तो ले दे के ये 3-4 बड़े मुद्दे हैं जिस पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। कुछ ही दिन रह गए हैं, 5 नवंबर को चुनाव होना है। उससे पहले अर्ली वोटिंग हो चुकी है, यानी कि बहुत नागरिक जो जाना चाहें वो पहले जाके अपना वोट दे चुके हैं। ज़रूरी नहीं है उन्हें 5 तारीख तक का ही इंतज़ार करना है, वो पहले भी दे सकते हैं और बहुतों ने दिया भी है। लेकिन कहना मुश्किल है इस वक्त कि कौन आगे है। कुछ दिन में इसका फैसला आ जाएगा। दुनिया में, देश में, इंडिया में इसका बहुत असर पड़ेगा और एनडीटीवी इंडिया आपको बताता रहेगा, मिनट की अपडेट देता रहेगा ये अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। न्यूयॉर्क से गौरी द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
तो अमेरिका के बाद अब देश की सियासत की बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान महाविकास आघाड़ी गठबंधन को मुंबई में खास तौर से मुस्लिम वोटों का फायदा पहुंचा। बीजेपी ने इसे वोट जिहाद का नाम भी दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सूची में मुस्लिम उम्मीदवारों के चयन में कंजूसी दिखती है। समुदाय में नाराजगी है। शरद पवार गुट एनसीपी नेता कह रहे हैं इससे एमवीए को नुकसान पहुंच सकता है। मुस्लिम कार्ड खेलने वाली पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवार चुनने में कंजूसी क्यों दिखाई? जिस मुंबई शहर में मुस्लिम आबादी लगभग 20% है, करीब 10 सीटों पर मुस्लिम आबादी 25% या उससे ऊपर है, वहां प्रमुख पार्टियों की उम्मीदवार सूची में मुसलमानों की संख्या 1 से 4 तक ही सीमित है। शरद पवार एनसीपी गुट पदाधिकारी और अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष नसीम सिद्दीकी कहते हैं कि समुदाय में उदासी का माहौल है, वोटों का गणित बिगड़ सकता है, जिससे महाविकास आघाड़ी को नुकसान पहुंचने का खतरा है। लोकसभा में जिस प्रकार की वोटिंग हुई और जो सत्ता में एमवीए आज जो 31 सीटें आई हैं, उनमें मुसलमानों का और दलितों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुस्लिम हलकों में लोगों ने सुबह से कतार लगाकर जो है वोटिंग किया और वोटिंग जो है जो वोट पड़े उनके करीब 95% वोट जो है वो एमवीए को गए। कि शिवसेना ने 1 टिकट दिया, एनसीपी हमारे गुट ने 2 लोगों को दिया, कांग्रेस ने 6 लोगों को दिया। लोगों की अपेक्षा इससे कहीं अधिक थी। अब वो कैसे दूर होगी, ये जो पार्टी के एमवीए के बड़े नेता हैं उनको बैठकर इस पर विचार करना चाहिए। मुस्लिम समाज के बड़े नेताओं से बात करनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल से, उलमा से बात करनी चाहिए। और ये जो नाराज़गी देखने को मिल रही है, मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं पवार साहब के नेतृत्व में कोई एक ऐसी बैठक होगी, अभी 15-20 दिन चुनाव को है, और वो दूर कर ली है। टिकट बंटवारे की प्रक्रिया और उम्मीदवार चयन के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के प्रमुख सदस्यों ने असंतोष जताया है। कांग्रेस ने 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। मुंबा देवी से अमीन पटेल, मलाड पश्चिम से असलम शेख, बांद्रा पश्चिम से आसिफ जकारिया और चांदीवली से नसीम खान। उद्धव गुट शिवसेना ने वर्सोवा से अपने एकमात्र उम्मीदवार हारून खान को मैदान में उतारा है, जबकि शरद पवार की एनसीपी ने अणुशक्ति नगर से फहाद अहमद को उम्मीदवार बनाया है, जो नवाब मलिक की बेटी और एनसीपी अजीत गुट की उम्मीदवार सना मलिक से भिड़ेंगे। नवाब मलिक ने खुद शिवाजी नगर से एनसीपी अजीत गुट के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है, जहां उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक अबू असीम आजमी से है। जबकि कांग्रेस छोड़ चुके जिशान सिद्दीकी बांद्रा पूर्व से एनसीपी अजीत गुट के उम्मीदवार हैं। तो इस तरह अजीत पवार ने 3 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। छोटी पार्टियों में प्रकाश अम्बेडकर की वीबीए ने 9 मुसलमानों को मौका दिया, जबकि एआईएमआईएम ने 4 उम्मीदवार उतारे हैं। सही बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा शिकायत हमारी जो है वो कांग्रेस से है और यूबीटी से है, उद्धव बाला साहब ठाकरे से। इन लोगों को हमारे वोट तो चाहिए, लेकिन हमारी नुमाइंदगी देना नहीं चाहते ये लोग। वही पुराने लोग जो 8वीं और 10वीं पास हैं, बस ठीक है, इनकी यही क़यादत की निशानी है। शिवसेना से हमें ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हम बाला साहब ठाकरे पर, उद्धव ठाकरे पर एक विश्वास जमा कर बैठे थे कि ये मुसलमानों की नुमाइंदगी को बढ़ाएंगे, लेकिन ये अपने आप से जो हिंदुत्व का ताज पहने हुए हैं, जिनको ये जताना और बतलाना चाहते हैं कि हम भी हिंदुत्व के बहुत बड़े नुमाइंदे हैं, तो हम क्या उम्मीद करें? मुंबई का मुसलमान इनसे क्या उम्मीद करेगा? ये कभी भी हमारे मसाइल को हल नहीं कर सकते, हमें हमारी नुमाइंदगी नहीं दे सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ बातें करते हैं और किसी भी तरीके से किसी मुसलमान को हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते। वास्तव में पिछले 2 दशकों में चुने गए मुस्लिम विधायकों की संख्या 1 अंक में ही रही है। इस बार कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा एआईएमआईएम, वीबीए और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल जैसी छोटी पार्टियों को भी जा सकता है। वैसे जानकार कहते हैं कि राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में मुस्लिम कैंडिडेट्स की संख्या घटी है। तो ग्रेजुअली the number of Muslim candidates getting elected to Lok Sabha and Vidhan Sabha पूरे देश में कम हो गई है। और यहाँ जो एडिशन हो रहे हैं वो नेचुरली फिर मुस्लिम्स के फॉर वोट्स यू नीड मुस्लिम वोट्स, क्योंकि वो तो एक पॉकेट वोट्स होते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 20-25% है। तो इनको अगर कॉम्पेंसेट करना है तो राज्यसभा का या विधान परिषद का एक रास्ता दिखाया गया। इसके लिए हमने महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा में जाते हुए देखे हैं। इसके लिए हमने वजाहत मिर्जा जैसे एक पुसद के मुस्लिम लीडर को, माणिकराव ठाकरे जैसे कद्दावर नेता को हटा के उनको एमएलसी बना दिया। ऐसी घटनाएं दिख रही है।
द फैक्ट इज दिस कि 1989 से मुस्लिम उम्मीदवार चुन के आने में एक प्रकार से या वो कैंडिडेचर देने में ही कोई पार्टियां अभी हिचकिचाती है। लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में अल्पसंख्यक वोट बड़े पैमाने पर एमवीए के पक्ष में एकजुट हुए थे। इस तादाद में हुई लामबंदी को बीजेपी ने वोट जिहाद का भी नाम दिया। देखते हैं कम मुस्लिम कैंडिडेट्स का चुनावी मैदान में उतारा जाना कितना और किस दल पर असर दिखाता है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल और सुनील के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। चुनावी गारंटियों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की अपने नेताओं को नसीहत पर बीजेपी निशाना साध रही है। दरअसल खड़गे ने साफ शब्दों में कहा कि उतनी ही गारंटी का ऐलान करें जितना पूरा किया जा सके। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट करके कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब ये एहसास हो रहा है कि वादे करना आसान है, लेकिन उन पर सही तरीके से अमल करना आसान नहीं। एक के बाद एक अभियान में वो लोगों से वादे करते हैं जिनके बारे में उनको मालूम होता है कि उनको पूरा करना संभव नहीं होगा। अब वो लोगों के सामने बुरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। और कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने इस पर क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। I think Prime Minister's office has misguided him. Where is the question of at no point of time Congress party has not gone back to the word. खबरों की खबर में आज बस इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि एनडीटीवी इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।